सवाल अपने आप में दो सवालों को मिक्स करके लाया गया है। आइए साथियों, सबसे पहला जो सवाल है और वो क्या है, क्यों छोड़ा भारत ने कंधार दूतावास? जी हां, भारत छोड़ चुका है कंधार में अपना दूतावास। तो चर्चा करेंगे कि क्यों भारत अपना दूतावास छोड़कर अफगानिस्तान से अपने लोगों को बुला रहा है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करूं, देखिए चीजें जो हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट करके बता दी जाएं। नंबर 1, भारत ने कंधार दूतावास छोड़ा है, 50 लोगों को बुलाया है, वो सारे भारतीय हैं। सरकार का कहना है हमने ऑफिस बंद नहीं किया है, वहां पर हमने वहीं के लोगों को जो नौकरी पर थे उनको वहां बिठा के रखा हुआ है, हमने इंडियंस को वापस बुला लिया है। तो यह ज्यादा अच्छा कहा जाएगा क्यों भारतीयों ने छोड़ा कंधार दूतावास। नंबर 1, कंधार से याद तुरंत आते ही तुरंत आपके दिमाग में कंधार का विमान हाईजैक याद आ जाता है ना। आपको तुरंत याद आ जाता है कि किस प्रकार से तालिबानियों ने हमारा विमान हाईजैक किया था, वो सब याद आ जाता होगा। कोई बात नहीं, हम आज भी याद करा देंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी बात है कि हाल ही में रूस ने कहां पर अपनी सेना तैनात कर दी है। क्या वाकई में अफगानिस्तान में रूस की एंट्री हो चुकी है? क्या यह वापस से वही सारा काम हो रहा है कि अमेरिका बाहर रशिया अंदर? चल क्या रहा है? ये दो खबरें एक साथ आपको सीखनी है, जबरदस्त न्यूज है, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंगली समझ में आनी चाहिए और दुनिया की बदलती हुई पावर टैक्टिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अल्टीमेटली क्या अफगानिस्तान में भारत हार रहा है? ये सारी बातें आज के सेशन से आपको समझ में आएंगी। तो चलिए, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आपके जीएस पेपर 2 के अंदर कवर होते हैं। इसी को लेते हुए हम आपके सामने आज के सवाल को लेकर चल रहे हैं। सवाल को हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपसे पूछा गया है कि भारत अपना दूतावास कहां पर बंद कर रहा है। पहला सवाल हम करें उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल दूतावास होता क्या है ना। पहले हम यह समझाते हैं। एक तो होता है साथियों एम्बेसी, है ना। एम्बेसी बोले तो आप इसको भी दूतावास ही कहते हैं। दूतावास तो होते ही हैं और दूतावास के साथ साथ एक शब्द लग जाता है वाणिज्यिक दूतावास, है ना, कॉन्सुलेट। इन दोनों में क्या अंतर होता है, एम्बेसी और कॉन्सुलेट में? इसको ऐसे समझिए, जैसे ना मान लीजिए कि आपने दिल्ली में कोई ऑफिस खोला। अगर कोई दुनिया का देश भारत में आए और अपना ऑफिस खोले जहां पर किसी जाने वाले को, और थोड़ा सरल रूप से समझाते हैं, चलिए मैं अक्सर इसको इस तरह से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने के लिए कोई भी देश में आप जाएं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो लीगल तरीके से जाएंगे या इल्लीगल तरीके से। अगर आप लीगल तरीके से जाते हैं तो आपको पहले इजाजत लेनी होती है, और इल्लीगल तरीके से जाना होता है तो आपको कबूतर बन के जाना होता है। दलेर मेहंदी ने एक टाइम पे कबूतर बना के बहुत सारे इंडियंस को विदेश भेजा था। एनीवे, वापस आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको जाना है, कहां पर जाना है, अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने का लीगल तरीका क्या है? जाने से पहले आप पूछेंगे कि सर हम यहां पर रिफ्यूजी नहीं, आपके यहां पर एक सम्मानित नागरिक बन के आना चाहते हैं। अमेरिका पूछेगा आपसे कि भैया कौन से देश के रहने वाले हो, तो आप खट से अपना आईडी कार्ड निकाल के दोगे। वो आईडी कार्ड आधार कार्ड नहीं होगा, वो आपका पासपोर्ट होगा। तो पासपोर्ट क्या है? वो हमारा एक आईडी कार्ड है, बस। कई लोग पासपोर्ट बनाने के बाद सोचते हैं अब तो दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे। अरे नहीं भाई, ये बिल्कुल वैसे ही है कि पैन कार्ड है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जीएसटी 1 करोड़ रुपया का भरते हैं। समझे? आपके पास एक आईडी कार्ड है, चाहे आप टैक्स भरते हैं चाहे नहीं भरते, एक आईडी कार्ड आपके पास है। एग्जैक्टली वैसे ही पासपोर्ट है, इसका मतलब है कि आपको कहीं जाना है तो एक भारतीय होने की पहचान आपके पास है। अच्छा बात है सर, अब कहीं जाना हो तो क्या होता है? तो आपको मे आई कम इन सर की जगह मे आई कम इन सर से आपको पूछना पड़ेगा। किससे? अमेरिका से, कि सर हम आपके देश में आ सकते हैं। तो आपको आने की इजाजत अमेरिका जाके नहीं लेनी है। पता चला कामागाटा मारू प्रकरण फिर से दोहरा दिया गया। आप समुद्र से वहां पहुंचे, वहां पे कहा गया कि नहीं, यहां पे उतरने की इजाजत नहीं है, फिर लौट रहे हैं और पता चला रास्ते में निकल गए। इसकी जगह क्या किया गया? उन देशों ने जहां पर लोग जाना चाहते हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेज उन्हीं देशों में खोल दिए जहां के लोग जाना चाहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दूतावास कहा जाता है। जैसे अमेरिका वालों ने भारत की राजधानी दिल्ली में अपना ऑफिस खोला हुआ है, जिसे अमेरिकन एम्बेसी कहते हैं। आप सीधे वहां गए, वहां जाके पूछा कि सर मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, तो वहां पर अमेरिका के ही लोग बैठे हुए हैं एम्बेसी में, जिन्होंने आपकी योग्यता, आपका पर्पज पूछा, अपने यहां की वैकेंसी देखी और कह दिया कि चलिए ओके है। ओके कर दिया, दैट मींस आपको वीजा दे दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मिल गया आपको वीजा
अब वीजा मिलने के बाद टिकट कटाइए और अमेरिका जाइए, हो गया काम आपका। अब चलते हैं, दूसरा होता है वाणिज्यिक दूतावास। अब ये क्या होता है? अब मान लीजिए इंडिया से अमेरिका बहुत लोग जाते हैं। अब दिल्ली वाला तो आदमी चला जाएगा क्योंकि दिल्ली में ऑफिस है। अब मुंबई वाले को भी जाना है, लेकिन मुंबई वाले को जाना है, दूतावास तो दिल्ली में था। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप अपनी तरफ से एक ऑफिस और जगह खोल देंगे, और वो ऑफिस अमेरिका वालों ने मुंबई में खोल दिया, जिसे आप कहते हैं वाणिज्यिक दूतावास। मतलब ये हुआ उसके अलावा एक और ऑफिस खोला गया, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें होता कुछ नहीं है जी, उसमें केवल इतना है कि आपको जाते समय वहां से डायरेक्ट मुंबई में भी एक ऑफिस मिल गया है, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इंडिया ने अपना ऐसे ही कंधार के अंदर क्या खोला हुआ था? अपना एक ऑफिस खोला हुआ था, और उस ऑफिस में जितने भी मतलब इंडियंस रह रहे थे, उन इंडियन से, अब आप पूछेंगे कि सर इंडिया ने वहां पर क्यों खोला हुआ था? एक मिनट के लिए मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए कि इंडियंस ने अपना वहां पर ऑफिस क्यों खोला हुआ था? मैंने कहा देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब काबुल के अंदर तो हो गया हमारा दूतावास, तो कंधार में भी कोई इंडिया आना चाहता हो अफगानिस्तान से व्यक्ति, तो उसके लिए हमने क्या बना दिया? एक एडिशनल वाणिज्यिक दूतावास बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब होता क्या है कि जब आप एक एडिशनल जगह बना देते हैं, जहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं? इंडिया आने के लिए इजाजत मांग सकते हैं। अगर अफगानिस्तान से कोई इंडिया आना चाहता हो, तो हमने अपना ऐसे ही वाणिज्यिक दूतावास कहां बना रखा था? काबुल में बना रखा था। इतनी बात समझ में आ गई? वो सॉरी, कंधार में बना रखा था। काबुल में तो है ही, कंधार में भी बना रखा था, मजार ए शरीफ में भी बना रखा था। अब क्या होता है? कंधार वाली जगह पर हो गया तालिबानियों का कब्जा। कब्जा कैसे हुआ? वहां पर अफगानिस्तान की पुलिस, मतलब अफगानिस्तान की सेना और तालिबानियों के बीच में गजब वाली लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में डर यह है, क्योंकि तालिबानी जो हैं वो प्रमोटेड हैं पाकिस्तानियों से, तो डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के द्वारा समर्थित ये लोग भारतीय लोगों को बंधक बना करके कोई अपनी अनुचित मांग पूरी करा लें, क्योंकि भारत को पहले से ही गंदे अनुभव रहे हैं तालिबान के कारण। हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन उस बातचीत में भी यह कहना कि यह कह दे कि हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान को एज ए नेशन मान्यता नहीं दी है। लेकिन अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ के साइड हुआ, तो उस जगह पर तालिबान ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। कब्जा स्थापित करने का नुकसान यह हुआ कि उन सभी क्षेत्रों में जहां जहां पर अमेरिका पीछे हटता गया, तालिबान अपना क्षेत्र बढ़ाता चला गया, और हाल ही में वो कंधार पहुंच गया है। कंधार में अफगानिस्तान की सेना और तालिबान की सेना घमासान कर रही है। उस घमासान की स्थिति में इंडिया वाले निकल लिए, अपना पूरा एयरफोर्स के विमान में डलकर इंडिया आ गए कि नहीं भैया, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। आइए जरा लोकेशन वाइज इन चीजों को देख लेते हैं साथियों। तो आपको हमने यहां पर जो चीज कवर की है, अमिड फाइटिंग इंडिया पुल्स आउट स्टाफ फ्रॉम कंधार कॉन्सुलेट। तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सुलेट बोले तो वाणिज्यिक दूतावास, ठीक है। एम्बेसी बोले तो ऑफिशियल दूतावास, ठीक है। वाणिज्यिक का मतलब एक एडिशनल ऑफिस। हमने मेन ऑफिस बंद नहीं किया है, पहले यह समझ लीजिएगा। ऐसा क्यों हुआ, अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें ही एक सवाल और भी छुपा है, और वो क्या है? रशिया ने कहा है कि तालिबान ने 2/3 अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। अब ये क्या कहानी है गुरुदेव? ये चल क्या रहा है? अफगानिस्तान के अंदर तजाकिस्तान बॉर्डर की कहानी कैसे इन्वॉल्व हो गई? आइए हम बताते हैं। थोड़ा सा अपने मुंह में माल दबा लें। माल माल बोले तो हमारा गुड़ है, इसका कोई और मीनिंग ना निकालें, हाँ, क्योंकि काफी दिन बाद बोल रहे हैं तो गला खिंचेगा, तो इसलिए हम अपने गले में सेट कर लिए हैं। अब सुनिए साथियों, तो है क्या? तो अब ये दूसरा पॉइंट यहां पर बहुत बड़ा बन रहा है, और वो क्या है? अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर सुर्खियों में है। रशिया ने कहा है कि तालिबान ने 2/3 बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, और कब्जा कर लिया है। इससे बचने के लिए रशिया जो है वो अपनी सेना भी तैनात कर चुका है ताजिकिस्तान में। आइए अब थोड़ी यात्रा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सारी बातें दिखाते चलते हैं। चर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान और तालिबान की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैप समझ लेना जरूरी है। अफगानिस्तान तो हमने बहुत बार मैप में ढूंढ ही लिया है। जरा अफगानिस्तान से ऊपर की तरफ की यात्रा करें। ऊपर बोले तो मैप में 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अगर आप देखें तो यहां से साथियों ऊपर की तरफ अगर हम निकलें, तो ये ऊपर की तरफ बोले तो नॉर्थ की तरफ जो देश हमें दिखाई दिया,
दिस इज ताजिकिस्तान। तो ये जो ताजिकिस्तान वाला बॉर्डर है अफगानिस्तान से, इस वाले बॉर्डर के बारे में न्यूज ये है कि यहां का 2/3 बॉर्डर कब्जे में चला गया है। किसके कब्जे में चला गया है साथियों? अफगानिस्तानियों के कब्जे में चला गया है, तालिबानियों के कब्जे में चला गया है। बोले इसमें डरने की क्या बात है? आइए हम सारा डर भी आपको बताएंगे। डरने की क्या बात है वो भी सुनिएगा। पहली न्यूज खत्म कर दी मैंने, अब दूसरे न्यूज का अर्थ सुन लीजिए। देखिए आपको ना ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वंस अपॉन ए टाइम ये सारा की सारा रशिया हुआ करता था। जरा देखिए ये जितने भी देश आप देख रहे हैं, ये असल में एक समय पर पूरा की पूरा रशिया हुआ करते थे। रशिया बोले तो इसको यूएसएसआर कहा जाता था। कब तक? 1991 तक। 1991 के अंदर यूएसएसआर का हुआ विघटन और उस विघटन से बने 15 देश। उन 15 देशों में से एक देश था ताजिकिस्तान। क्लियर है? अच्छा, फिर आप पूछेंगे तो ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर पर ही तालिबान वाले क्यों जा रहे हैं? अभी बताते हैं, सारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए। इतिहास यूं है मालिक, 1979 से लेकर के 1989 तक, अब देखना 1991 तक यहां तक रशिया था। पहले यूं समझिए आप, यानी ये पूरा रूस था। कहां तक रूस था? इस वाली जगह तक रूस था। ये तो 1991 में रूस ऊपर रह गया, उससे पहले तो ये भी रूस था, ये भी रूस था, ये सभी तो यूएसएसआर थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 1991 से पहले 1979 से 89 के बीच में इस क्षेत्र से निकल करके रशिया ने अफगानिस्तान पर भी शासन किया था। मतलब जैसे आज आप अमेरिका के बारे में सुनते हैं ना, अमेरिका 20 साल से यहां बैठा हुआ है। 20 साल से अमेरिका यहां नहीं है, असल में उससे पहले अगर चलोगे तो 79 से 89 तक यहां रशिया था। तो फिर आप पूछेंगे, बोले अच्छा क्यों था सर रशिया? क्योंकि साहब यहां पर हर आदमी को क्षेत्राधिकार करने का वो है चर्चा, वो है मतलब कि भाई हम बड़े बन जाएं। तो ये अफगानिस्तान में घुस चुके थे, यहीं से सीधा तो घुसना था, अंदर की तरफ एंट्री कर गए थे। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? अमेरिका ने यहां से अफगानिस्तानियों को तो वो कैसे भड़काए? तो अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, ईरान ने, इन सब देशों ने अफगानिस्तान के अंदर जो यूथ था, उस यूथ को बाईपास बॉर्डर्स के माध्यम से बम, गोले, बारूद पहुंचाए। और यहां के स्टूडेंट्स को ही तालिबान कहते हैं, ये शब्द याद रखिएगा। जो स्टूडेंट है, अपन हिंदी में जिसे छात्र कहते हैं, पश्तो भाषा के अंदर छात्र को तालिबान कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इसीलिए कहते हैं तालिबान 2 प्रकार का है, एक अफगानिस्तानी तालिबान, एक पाकिस्तानी तालिबान। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह पश्तो बोली जाती है। इन दोनों बॉर्डर के इनार, ये पाकिस्तान है, अब यहां पर दोनों जगह पश्तो बोली जाती है। तो यहां के छात्रों को पैसा देके अमेरिका ने बम गोले खरीदवाए। क्यों भाई? कि बोले तुम जाओ और रशिया वालों को गोले मारो। बढ़िया से वो लोग इतने कारगर हुए कि उन छात्रों ने अपना पूरा यूनियन बनाया, बढ़िया आतंकवादी बन गए, और उन बढ़िया आतंकवादियों ने यहां से रशिया को भगा दिया। 1989 में रशिया यहां से वैसे ही भागा जैसे अमेरिका भागा, कि वही भस्मासुर की कहानी है। तो तालिबान को पैदा किसने किया? अमेरिका ने पैदा किया। ये सब बातें रिटर्न नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सब जगह उपलब्ध हैं। मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कभी अमेरिका नहीं करेगा इस बात को कि हमने तालिबान बनाया, समझे? अब क्या हुआ? तो अफगानिस्तान से यूएसएसआर तो लौट गया, लेकिन इस अफगानिस्तान पर कब्जा किसका हो गया? तालिबान का हो गया। अब अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबान का हुआ तो अफगानिस्तान के बीच में लोकतंत्र की बहार आने लगी। लोगों ने सोचा कि सरकार चुन के बना ले, लेकिन तालिबानियों को कहां बर्दाश्त था। उन्हें लगा कि हमने इतना बड़ा देश हरा दिया है तो भाई हम तो अब खुद का शासन करेंगे। ऐसी स्थिति में तालिबानियों ने 1995 में अपना ही झंडा रोप दिया कि भाई अपना शासन चलेगा। और 1995 से लेकर के वर्ष 2000 तक इस पूरे क्षेत्र पर बढ़िया से शासन किसने किया? तालिबान ने किया। अपने पूरे शरिया कानून और अपनी पूरी जगह लेकर के ये लोग बैठ गए। अच्छी बात है, लेकिन तालिबान नेचुरली किसके दुश्मन थे? यूएसएसआर के दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो दुश्मन बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका ने पैसे वैसे देकर के रशिया को भगाया था। तो रशिया तो हमेशा खुन्नस खाए बैठा रहेगा कि बेटा तुमने हमें साथ हमको यहां से भगाया था। तो रशिया तो हो गया एक नेचुरल अलाय, है ना, नेचुरल दुश्मन हो गया इसका। ठीक है,
अब अमेरिका जो गुड बुक में हुआ रखता था तालिबान के, वहां पर वही वाली बात है, भस्मासुर ने अलकायदा पैदा कर दिया। अब यहां से अलकायदा पैदा हुआ, उस अलकायदा ने पैदा कर दिया ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने कहा कि अब ये ताकत नहीं बची इसके अंदर। किसके अंदर? यूएसएसआर के अंदर। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर तो टूट गया 15 देशों में। तो यूएसएसआर तो 15 देशों में टूट गया, इनसे क्या लड़ेंगे? बोले सर फीलिंग ही नहीं आती इससे लड़ने में। तो बोले किससे लड़ेंगे? बोले तुमसे लड़ेंगे, क्योंकि ताकत तो हमारी तब बढ़ेगी जब अमेरिका को हम नीचे दिखाएंगे, क्योंकि अमेरिका बड़ा उड़ रहा है। तो अलकायदा अपना उठाए जहाज और लेके अमेरिका पहुंच गए। मरने मारने का कोई डर नहीं, पहुंच गए, जाकर के बम गिराए, वहां पर लोगों को मार दिए, वो ट्विन टावर गिरा दिए। अमेरिका ने सोचा अच्छा हमारी बिल्ली हमको म्याऊ। तो भाई साहब अमेरिका अपने पूरे जहाजी बेड़े वेड़े लेके यहां पहुंच गया। अफगानिस्तान में आकर बढ़िया से उसने बम गोले गिराए। 20 साल हो गए साहब उसको। 20 साल से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के खात्मे की कहानी रची, लेकिन तालिबान को भी खत्म करने की कहानी रची। अंत में यह तो हुआ कि अलकायदा तो खत्म हो गया, लेकिन तालिबान तो छात्र थे। पढ़ाओगे तो छात्र थोड़ी खत्म हो जाएंगे, पढ़ाना तो पड़ेगा आपको। तो तालिबान असल में यहां की एक प्रकार से समझिए कि इस्लामिक सभ्यता के अंदर पढ़े हुए छात्रों को कहते हैं। अब इस्लामिक सभ्यता में यहां सुन्नी बहुमत में है अफगानिस्तान में, तो सुन्नी जो मुस्लिम हैं उनके जितने भी छात्र मदरसों से पढ़ के निकलेंगे वो तालिबान ही कहलाएंगे, क्योंकि पश्तो भाषा में उन्हें तालिबान कहते हैं। आप तालिबान खत्म कर नहीं सकते। तो छात्रों का शासन समझिए एक प्रकार से। ये तालिबान को आप आतंकवादी जो है ये गुड और बैड बुक के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन तालिबान असल में पश्तो भाषा में मदरसों से पढ़े हुए निकले जो बच्चे हैं वो तालिबानी हैं सारे। लेकिन अब उनके हाथ में क्या है? बम गोले हैं। अब उनका अमेरिका दुश्मन हुआ। अमेरिका को 20 साल तक इन्होंने खूब थकाया। अंत में अमेरिका भी बोरिया बिस्तर पैक करके निकल लिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम भी जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अब तालिबानियों को एक बात समझ में आ गई। बोले यार देखो हम लोग है ना रशिया को थका चुके हैं, यूएस को थका चुके हैं, तो दुनिया के हर देश में एक चिंता तो है कि यार ये कैसे, एक अपने कहावत है नंगा पूछा सबसे ऊंचा, जिसको खोने का डर नहीं होता वो भैया जबरदस्त युद्ध लड़ता है। देखिए अपने पास तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अपन सोचते हैं कि यार कुछ हो गया तो क्या करेंगे, भाई हमारा कोई व्यापार रुक जाएगा, कुछ हो जाएगा। इनको कुछ खोने का डर नहीं है ना। एक गन है जो कहीं से भी मिल जाएगी, अच्छी बात है। जब तालिबान का यहां शासन था तो केवल 3 ही देश थे जो इसको मान्यता दिया करते थे। उनमें से एक पाकिस्तान था, दूसरा जो था साहब यहां पर यूएई नामक देश था जो इसको मान्यता दिया करता था, और तीसरा सऊदी जो इनको मान्यता देते थे कि हां भाई तुम भी कुछ देश वेश हो। अब ये जो अफगानिस्तान है वर्तमान में इनकी कहानी क्या चल रही है, दुनिया के देश इनसे सब डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि यार इनके पास में समृद्धि नहीं है। डरता वो है जो समृद्ध होता है। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको कोई नहीं जानता वो कुछ भी आपको कह के चले जाएंगे। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, आप कुछ भी उठाइए, कुछ भी कह के चले जाएंगे आपको, भला बुरा, मतलब ऐसी ऐसी धमकी दे जाएंगे कि अगर वो सामने मिल जाए तो आदमी मतलब हिल जाएगा वो आदमी, है ना। लेकिन उसको पता है ना कि अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमको कोई कैसे ढूंढ लेगा, क्योंकि हमारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो वो सबसे खतरनाक प्राणी होता है, क्योंकि जिसको पता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, है ना, इस बहाने ही सही सुर्खी में तो आऊंगा। वही वाला तालिबान का हाल है। इस तालिबान के हाल में चाइना की भी हालत खराब हो रखी है। अब आप पूछेंगे तो आज की खबर क्या है? अब खबर यह है कि ये तालिबान जो है ये लगभग अब 85% एरिया पे अफगानिस्तान के कब्जा कर चुका है। 7 दिन पहले 50% पर कब्जा किया था, अब ये 85% पर कब्जा कर चुका है जी। यूं समझिए पूरे पे कब्जा हो चुका है, यूं समझिए आप। फिर बोले सर तो क्या हुआ? फिर बेचारे ताजिकिस्तान की हालत खराब क्यों कर रहा है? जाए तो तुर्कमेनिस्तान जाए, उज्बेकिस्तान जाए, ये यहां क्यों जाने की बात कर रहा है? अब बताते हैं यहां क्यों जाने की बात कर रहा है। बताओ दुनिया की छत किसे कहा जाता है? फटाफट बताओ। दुनिया के सारे पर्वत कहां से निकल करके आते हैं? चाहे हिमालय पर्वत हो, चाहे हिंदू कुश हो, चाहे तियान शान हो, चाहे अल्ताई शान हो, वो एक जगह से निकलते हैं। बताइए उस जगह को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अब वो जगह आप अगर बता दोगे तो आज की कहानी आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल अनिकेत ने आंसर एकदम जल्दी से दे दिया है, और वो है पामीर की गांठ। पामीर पठार अगर नाम सुना हो तो भैया वो पामीर का पठार जो है ना वो ताजिकिस्तान में ही है।
तो आप पूछेंगे तो सर पहाड़ लूटने जा रहे हैं क्या ये लोग? हमने कहा जी हां, ताजिकिस्तान के अंदर पामीर का पठार है और उस पामीर के पठार में जाकर ये छुप अगर गए। अब सोचो, ताजिकिस्तान के अंदर 90% जो क्षेत्रफल है वो पठारी है, यानी पर्वतों से बना हुआ है 90% क्षेत्रफल, क्योंकि यहीं पर वो पामीर की गांठ है जहां से आपका हिमालय आ रहा है, अल्ताई शान, तियान शान, हिंदू कुश, ये सारे पर्वत निकल रहे हैं। तो बोले ये चाहते क्या हैं? ये चाहते ये हैं कि यहां से उस पामीर गांठ में चले जाएं। बोले पामीर गांठ तक क्यों जाना चाहते हैं? बोले ये इसलिए जाना चाहते हैं कि अमेरिका को हराने में जो सबसे ज्यादा काम आई ना टैक्टिक इनकी, वो क्या आई कि ये जो तालिबानी थे ये पहाड़ों में सुरंग बना के घुस जाते थे। अब पहाड़ों में अगर आप अंदर घुस गए, अब सोचो इतना ऊंचा कोई पर्वत है, उसके अंदर आपने पत्थर खोद खाद करके अपना टनल बना लिया या कोई गुफा बना ली और जहां आप छुप के बैठे हो। अब अमेरिका कितना भी सोनार लगा ले, कितना भी रडार लगा ले, कैसी भी मशीन ले आए, पहाड़ थोड़ी फोड़ देगा। बम तो किसी दिखते हुए आदमी को मारेगा या 10 फीट गहरी जो होगी उसको मारेगा। भाई किलोमीटर्स में पर्वत है, उसको कैसे फोड़ेगा? इसी कारण अमेरिका को हारना पड़ा यहां पे, क्योंकि यहां का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। अब इनने सोच लिया कि अगर दुनिया पर राज करना है, जब इतने से पहाड़ों ने अमेरिका को थका दिया, तो जरा सोच के देखो कि अगर हम यहां पहुंच गए और सघन पहाड़ों के बीच में रहने लग गए, तो सोचो किस किस को थकाएंगे। जिसको भी पकड़ना हो पकड़ के देख लेना। ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं साहब जी कि इनको पता है कि बेटा हम छुप करके वार करेंगे, गुरिल्ला नीति अपनाएंगे, यहां से भैया जो भी आएगा उसको यहां दबा के ले जाएंगे, तुम खोज ही नहीं पाओगे हम कहां हैं। इस चक्कर में ताजिकिस्तान की रखवाली करने कौन आ गया है? रशिया खुद आ गया है। रशिया ने कहा भूलिएगा नहीं, कभी ताजिकिस्तान भी अमेरिका वो रशिया था, तो हम यहां तक आ सकते हैं। और यहां पर रशिया कहां आ गया है? तालिबान से रक्षा करने किसकी? ताजिकिस्तान की आ गया है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो, या इनडायरेक्टली यूं समझिए कि अब बैटल में फिर से कौन लौट आया है? रशिया लौट आया है और ताजिकिस्तान की हिफाजत करेगा। तो सवाल के दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए। अब आप पूछेंगे इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनाब ले दे के बात इतनी है कि भारत के ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत की जो लोकेशन है ये दोनों ही जगह से, अब अमेरिका था, हमने अमेरिका से व्यवहार अच्छा किया, वो यहां से भाग के निकल लिया। आप देख लीजिए ये पूरा की पूरा टेरेन देखिए, ये पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा की पूरा जो ताजिकिस्तान आपको दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे जाएगा, ये पूरा पर्वतीय इलाका है। अब इस पर्वतीय इलाके में तालिबानियों की जो प्रेजेंस है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, और वर्तमान में हमने कंधार छोड़ा है और इस क्षेत्र में तालिबान जा चुका है। क्लियर हो गया? अब आपको ये बातें समझ में अगर आ गई हो, इस बीच में तालिबान के डेलीगेशन जो है वो रशिया भी गए कि सर बताइए अगर नेगोशिएशन करना हो तो हमें थोड़ी इज्जत दीजिए, क्योंकि अमेरिका को भगा चुके हैं, मतलब इनका भी रुतबा है भाई एक। अच्छा, तालिबान के बारे में एक चीज बताता हूं मैं आपको ना, अभी मैं इन दिनों इसके बारे में काफी कुछ पढ़ रहा हूं। एक बात और मुझे पढ़ने को मिली इनके बारे में, और वो ये थी, इनका एक ट्रेलर है, और वो ट्रेलर क्या है, ये जब 95 में शासन किया करते थे, 1995 से लेकर के 2000 के बीच में, इनका जब उस समय जब शासन चला करता था, तो ये उस समय बिल्कुल मतलब वो थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रकार के थे कि कोई कहां पर से गोली चला रहा है, कोई कहां से। इस बार तो ये बकायदा बढ़िया तो अंग्रेजी बोलते हैं, है ना, मतलब बीबीसी वगैरह इनके बारे में रिपोर्ट कवर कर रही है, कह रही हैं बढ़िया तो ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बढ़िया इनके मंत्रालय बने हुए हैं, ये विदेश मंत्रालय है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, सब बना हुआ है इनके, और इन सारे मंत्रालयों से सारे काम किए जाते हैं। अब ये डेलीगेशन बना बना के दुनिया घूम रहे हैं कि साहब एक बात बताइए हमारे साथ क्या वार्ता करना है, ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो भाई अब देख लीजिएगा कि अफगानिस्तान की जो फोर्स है उसका हाल क्या है। इंडिया ने अपनी जो काबुल के अंदर एम्बेसी बना रखी है वो ये रही, ये अभी तक ओपन है, तो एम्बेसी हमारी काबुल में है, कंधार में हमारा कॉन्सुलेट है, ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूं। इसके अलावा मजार शरीफ में भी हमने अपना कॉन्सुलेट बना रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो हमारे मंत्री जी हैं उनने कहा है कि हमने केवल अपने ही लोगों को बुलाया है, वहां के जो लोकल लोग हैं वो वहां पर बैठे रहेंगे। इसी बीच में अफगानिस्तान के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, इन्होंने कहा है कि यहां पर इंक्रीज लेवल ऑफ वायलेंस हो चुका है कंधार के अंदर, इसकी वजह से हमें टेम्परेरी सस्पेंशन देना पड़ेगा सर्विसेज का, ताकि कॉन्सुलेट का जो इंडियन कॉन्सुलेट है इसे कुछ दिन हमको बंद रखना पड़ सकता है। अब आप पूछेंगे सर इसका इलाज क्या है? ये सब चीजें तो बढ़ती चली जा रही हैं, तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि साहब ये जितने भी देश पहले
वहां पर शांति स्थापित करके रखा करते थे, तो इनका एक संगठन हुआ करता था। उस संगठन को कहते थे नदर्न अलायंस। तो उस नदर्न अलायंस को वापस बनाना पड़ेगा, और उस नदर्न अलायंस को बनाने में सबसे ऊपर आता है इंडिया। यानी कि अगर अमेरिका से पहले वाला टाइम लेके आना है तो उस समय के लिए जरूरी है कि नदर्न अलायंस को पुनः जीवित किया जाए। इंडिया, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड स्टेट और उज्बेकिस्तान, ये सारे देश मिलकर के बिना पाकिस्तान के तालिबान को कंट्रोल करने का यहां पर कार्य कर सकते हैं। यह 1996 में बना हुआ एक संगठन है जिसे नदर्न अलायंस कहते हैं, जो कि इस क्षेत्र के अंदर उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव को न्यूट्रल करता था, या यूं समझिए कि तालिबान को यूएसएसआर की तरफ बढ़ने से रोकता था। पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ही तालिबान है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ जाएं। क्लियर है? तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। कौन से बॉर्डर पर ये पहुंच चुके हैं? तो ये 1344 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का। इस बॉर्डर पर ये लोग अपनी एंट्री लगभग 3/4 हिस्से पे कर चुके हैं। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये लाइन मेंशन कर दी है कि हमने इन दिनों काफी ज्यादा टेंशन अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ती हुई देखी है। हाल ही में तालिबानियों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में यहां पर लगभग 2/3 बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान की सेनाओं को यहां से भगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इस स्थिति पर कंट्रोल स्थापित किया जाए। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो चाहते हैं अनअकैडमी के साथ में जुड़ना पेड कोर्सेज के अंदर, तो मैं आपको बता दूं फ्री क्लासेस तो 10 बजे हैं। पेड का क्लासेस में मैं आपको बता दूं इस बुधवार तक एक जबरदस्त ऑफर, नेवर बिफोर ऑफर, आज तक ऐसा ऑफर नहीं आया। क्या 25% प्लस 10% सुनते आए हैं आप, अब एडिशनल 10% भी सुन लीजिए। ये एडिशनल 10% अंकित 10 रेफरल कोड, यानी 10 + 10 हो गया है। और साथियों, 1 साल का सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल वाला आपको मात्र 49,000 रुपीज में दिया जा रहा है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ये आइकॉनिक वाला नहीं है, सिंपल जीएस वाला सब्सक्रिप्शन है, ये 71,000 में दिया जा रहा है। आप इसे जरूर गेन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको अनअकैडमी के प्रॉमिस के साथ मिल रहा है। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एडिशनल 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसके साथ में अतिरिक्त मिल रहा है। वही सारी किताबें, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसके साथ मिल रही हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ ये मिल रहा है। 20 बुक्स जो तैयारी में आपके काम आएंगी, उन समेत ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। हमारे द्वारा आइकॉनिक और प्लस क्लासेस दोनों ली जा रही हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहां से अपने लिए कोर्स सेलेक्ट कर लें। साथियों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। गोल में जाकर के यूपीएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, रेफरल कोड अंकित 10 पुट करिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो हमसे संपर्क करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, जिसके डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क करने की जानकारियां दी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी के लिए यह सेशन जबरदस्त रहा होगा। इतने दिन से भरी हुई जो भड़ास थी, शायद आज थोड़ी बहुत निकली होगी। फिर मुलाकात होगी आने वाली तमाम क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।